नमस्कार, शाम के 4 बजने जा रहे हैं। वक्त है 4 के अलार्म का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत करेंगे 4 के अलार्म की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और गुरुवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश पर रोक लगने से अदालत की शरण लेने वाले नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आज की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को बड़ी राहत दे दी है और सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश पर रोक लगने से अदालत की शरण लेने वाले नवनियुक्त अफसरों को इसी के साथ बड़ी राहत मिली है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे हरिवंश, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरिवंश, ये बड़ी खबर है, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट ने जो प्रार्थी जिनके तरफ से याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इसको सुना। न्यायाधीश जो है जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने पूरी जो प्रार्थी के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उनको सुनने के बाद जो है स्टे लगा दिया है। और जो झारखंड हाईकोर्ट में जो डिप्टी कलेक्टर जो जेपीएससी से चयनित हुए थे, डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो अधिकारी थे, उनके तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है। जो सरकार ने फैसला लिया था, जो उसके आदेश को जो सरकार के आदेश को जो है चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उसको उसी पर स्टे लगाया है। तो जो ये स्टे लगा है हरिवंश, क्या ये सभी पर लागू है या स्पेशल केसेस के लिए है? देखिए, वर्तमान में जो आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो लोग थे जिन्होंने याचिका दायर किया था उसमें एक सौरभ सिंह थे, अवधेश कुमार थे, दीपमाला थी और सोनम कुमारी थी। इन लोगों ने ये जेपीएससी के डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे जिनकी नौकरी गई है सरकार के फैसले के बाद। तो इन लोगों के द्वारा लगाया गया था और कोर्ट ने इन लोगों को राहत दिया है। लेकिन यदि देखा जाए तो कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो सरकार के जो फैसला था जो जेपीएससी और जेएसएससी को लेके तो उस पर रोक लगाई है। तो ये रोक जो है सभी के लिए लागू होगा, ऐसा बताया जा रहा है। वाली बात होगी हरिवंश, चूंकि इसमें दो धड़े थे। अब जो डिमांड कर रहे थे कि परीक्षाएं रद्द की जाएं, वो रद्द हो गई तो वो खुश थे, लेकिन जो लोग इसके दायरे में आते थे, जो प्रभावित थे अधिकारी, जाहिर सी बात है वो अब खुश होंगे। क्या अब इसके साथ ये प्रदर्शन और बढ़ेगा? किस तरह की और हलचल हो सकती है झारखंड में? देखिए, पिछले 3 दिनों से जो सीजीएल के जो सरकार के जो फैसला लिया था, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको रद्द किया जाता है। साथ ही ये टीडीपीएल के द्वारा जितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनको रद्द किया जाता है। इसके फैसले के बाद जो सफल अभ्यर्थी थे और चयनित अभ्यर्थी थे वो पिछले 3 दिनों से झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो भीड़ तंत्र को देख के लिया है, हमारा पक्ष जानने का कोशिश भी नहीं किया है। तो ये फैसला न्याय संगत नहीं है और इसी को लेके ये आंदोलन कर रहे हैं कि यदि सरकार जो है सभी लोग तो इसमें दोषी नहीं है, सरकार की जो एजेंसी है वो जांच कर रही है, मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करे, हमारी भी जांच करे, एक एक आदमी की वो जांच करे। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसकी नौकरी से उनको हटाया जाए। लेकिन सरकार ने एक साथ जो फैसला लिया है वो न्याय संगत फैसला नहीं है, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इसी को लेके जो सफल और चयनित अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं और वो अपने मांगों पे अभी डटे हुए हैं कि जब तक सरकार हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। चलिए, थोड़ी देर के बाद इंतजार करते हैं, प्रतिक्रियाएं भी आती ही होंगी छात्रों की तरफ से, दोनों दलों की इंतजार करेंगे और इस खबर पर नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है हरिवंश, इससे जुड़ी हुई आपका दोबारा रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ परीक्षाओं में चुने गए युवाओं ने रांची में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए जरा।
कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाए, एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की। न्यायालय से गुहार लगाने आए कि हम लोग का न्याय हो। ये वो युवा हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के नतीजे रद्द करने के सरकार के फैसले से अचानक फिर बेरोजगार हो गए। 29 जुलाई को रांची में प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के खिलाफ आंदोलन के दबाव में सरकार ने ये फैसला किया, लेकिन अब इस फैसले से प्रभावित छात्र झारखंड हाई कोर्ट चले गए हैं। हाई कोर्ट में इस सिलसिले में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग को बहुत ही गलत किया है और हम लोग का अंतिम न्यायालय ही बचा है। अब हमें यहाँ बैठा दिया गया, हमारा भी तो पक्ष सुनना चाहिए ना। आप एक भीड़ आया, आप भीड़ की बात सुन लिए, आप कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं या कोई भी चीज़ है, हम सभी यहाँ जांच के लिए तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं, हर तरीके के जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आप ऐसे एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? रांची में छात्र आंदोलन के दबाव में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की कुल 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द की हैं। रांची से हमारे सहयोगी हरवंश ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के चुने गए अभ्यर्थियों के आंदोलन का जायजा भी लिया और सभी अभ्यर्थी सरकार के फैसले से काफी नाराज। झारखंड सरकार के फैसले के बाद जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी और चयनित अभ्यर्थी जो हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, वो अब सड़क पे आ गए हैं। झारखंड मंत्रालय के बाहर ये 3 दिनों से जो है धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार से जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं है जांच से, लेकिन आप एक झटके में दिन भर आप हमसे काम कराएं, शाम में आप रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते हैं कि आज से आपकी नौकरी चलेगी। ये फैसला कहीं से भी सही नहीं है, ये एक तरफा फैसला है। आप लोग कोर्ट मूव करेंगे आगे? अब हमारा तो न्यायालय का शरण लिए हैं हम लोग, रिट याचिका दायर हुई है, आज है भी उसका, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायालय से पॉजिटिव ही आएगा और हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जांच क्यों नहीं कर रहे? आप जांच से क्यों भाग रहे? सारे बच्चे रेडी इस चीज़ के लिए, आप जांच करो। अगर आपको कुछ वैसा हो रहा है आप डायरेक्ट उसको हटा दो, हम सब इस चीज़ के लिए सहमत हैं, लेकिन आप डायरेक्ट हर किसी को एक ही चीज़ पे अब नहीं बोल के हटा सकते। ये तो बात हो गई झारखंड की, रांची की। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हुए एक हत्याकांड से वो दहल गई है राजधानी। ये मामला ये जो मामला है पत्नी बहन की हत्या और पति के सुसाइड से जुड़ा हुआ है। देखिए, लखनऊ में एक बैंक के बाहर पहले पति मानस वाजपेयी ने पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारी, फिर घर जाकर बहन को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। तीनों की मौत हो चुकी है। पति स्टेट बैंक में और पत्नी आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रही थी। दोनों के बीच साल भर से तलाक का केस चल रहा था और दोनों अलग अलग रहते भी थे। मारी गई दिव्या मिश्रा एक मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है। लखनऊ के गोमती नगर का विवेक खंड एक हत्याकांड से दहल गया है। यहां आईसीआईसीआई बैंक की शाखा के बाहर आज एक युवक मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार दी। दिव्या मिश्रा इसी शाखा में काम करती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानस ने पत्नी को बैंक से बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ बहस हुई, जिसके बाद मानस ने दिव्या पर गोली चला दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मानस मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला, आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे अपनी और मेरी बहन की जान लेनी होगी। उसकी बहन प्रज्ञा और उसका पति भरत सब कुछ जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये स्टेटस लोगों के सामने आ पाता, मानस अपने घर पहुंचा। पहले अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। दोनों की मौत हो गई। इस बीच दिव्या को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो लखनऊ को हिला देने वाले इस घटना का पुलिस ने ब्यौरा दिया है। क्या कुछ कहना है पुलिस का, सुनते हैं। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है
और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब आपको हत्याकांड के चश्मदीद की जुबानी इस मर्डर की पूरी कहानी सुनवाते हैं। अंकुर हैं जो कि मानस के पड़ोसी हैं। अंकुर, आप ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? सर पड़ोसी में रहता हूँ। ये इन लोगों की शादी वादी कब हुई थी, कुछ आइडिया है? हाँ 8-10 साल 12 साल हो गए थे। हाँ 10-12 साल तो हो गए थे। तो क्या रिलेशन इन लोग के गड़बड़ चल रहे थे? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था जब तक उनके मम्मी पापा थे। अच्छे से शादी हुई और अच्छे से सब कुछ फंक्शन भी इनके अच्छे हुए थे और स्टार्टिंग से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी पापा इनके पहले रहते थे, घर में कौन कौन रहता था? अभी तो उनकी सिस्टर और भाई और 1.5 साल से वाइफ थोड़ा दूर हो गई थी क्योंकि डाइवोर्स फाइल साइन हुआ था। अच्छा, 1.5 साल से वाइफ यहाँ नहीं थी? नहीं। यानी विवाद लंबे समय से 1.5 साल या उससे ज़्यादा से चल रहा था? जी, वो तो घर में तो नोकझोंक होती है तो यहाँ नहीं आती थी? नहीं, वो अपने घर सिर्फ भाई बहन ही रहते थे? सिर्फ भाई बहन रहते थे। अच्छा, बहन कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी? वो लगभग अराउंड 6-7 साल से वो मेंटली। और इनके पेरेंट्स की डेथ कब हुई थी? पेरेंट्स तो शादी के क्या अराउंड शादी के आस-पास हो गई थी फादर की, उसके कुछ साल बाद उसकी फिर मदर की हो गई थी। तो क्या ये खबर आप लोगों को कैसे पता चली? खबर ऐसे पता चली कि हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था और दिखाएंगे क्या वो स्टेटस? अच्छा, स्टेटस पे उन्होंने वो जो जिक्र किया है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की। जी 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 कुछ आवाज़ वगैरह नहीं आई गोली चलने की? नहीं, एक्चुअली अंदर जब हम लोग गए थे तो हनुमान चालीसा चल रहा था टीवी पे। तो ये मानस का व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप नंबर पर ये देखिए, टुडे आई किल माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भारत नोज एवरीथिंग। ये जो है इन्होंने दावा किया है। ये जो स्टेटस है ये ठीक 12:36 पे आया है, यानी कि 12:36 पे वाइफ की हत्या करके वो घर आए। देखा है 1 बजे के आसपास हम लोग ने देखा है इसको और उसके बाद फिर ये जो लैंड इसके ऑनर है इसके रेस्टोरेंट के, इन्होंने फिर नॉक किया होगा, कॉल किया होगा, फिर हमको बुलाया, फिर हम लोग गए अंदर। तो नॉक करने पे नॉक नहीं खुला, कॉल करने पे कॉल नहीं उठी, फिर हम लोग ने 4-5 लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। अंदर जब गए तो देखा दोनों लोग मृत पड़े हुए थे। आप लोग अंदर गए? हाँ, तो अंदर दोनों लोग लेटे हुए थे, मृत पड़े हुए थे, पिस्टल उनके सीने पे थी और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और इस आवाज़ में हनुमान चालीसा चल रहा है? हाँ, राउंडेबल होगी वैल्यू मच्छी। हाँ, अच्छा, यानी इस वजह से गोली की आवाज़ शायद नहीं पता। हाँ, और एग्जैक्टली और रोड पे है घर तो साउंड तो रहता है तो नहीं सुनाई। आज आप लोग की मुलाकात हुई थी क्या मानस से? हाँ, जब वो वहाँ से आए हैं तो उसके बाद तभी हुई थी, बस सुबह हुई थी। तो जब वहाँ से आए तो क्या स्थिति थी उनकी? पसीने से लथपथ थे, बस आए और अपना घर के अंदर चले गए बस। और अपना जैसे नॉर्मली डेली जैसे आते हैं अपना। आज तो वर्किंग डे है, वो SBI बैंक में थे, तो ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट का काम करते हैं ना SBI में, तो आना जाना उनका लगा रहता है। हाँ, मतलब आप लोग को सामान्य लगा? हाँ, सामान्य लगता है उनके लिए। कभी कभी छुट्टी भी उनकी हुई रहती है, जैसे वर्क नॉर्मल डेज में भी। तो रणवीर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रणवीर, ऐसा क्या हो गया कि इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा हत्या और आत्महत्या से जुड़ा? पुलिस ने अब तक क्या कुछ ब्यौरा दिया? सीधे गृह क्लेश का मामला है। 12 साल पहले शादी हुई थी और लगभग 2.5-3 साल से पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जो कि स्टेटस से पता चलता है, और ये जो विवाद था ये तलाक का मामला कोर्ट में भी चल रहा था, जैसा कि पुलिस ने बताया। अब इस बीच में आजकल में क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई कि अचानक मानस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर अपनी बहन को मारता है, फिर आत्महत्या कर लेता है? ये जांच का विषय है कि क्या पति पत्नी में कोई बातचीत हुई थी या कुछ और ऐसा मुद्दा हुआ था जिसकी वजह से मानस ने एक कदम उठाया। लेकिन अगर टाइमलाइन की बात करें तो 12-12:15 के बीच में मानस पहुंचता है मिठाई वाला चौराहे के पास ICICI बैंक, जहां पर ICICI बैंक में उसकी पत्नी, जिससे विवाद चल रहा था, वो काम करती थी। और उसके बीच में जब वो वहाँ पर जाता है, पहले बंदूक की बट तमंचा बताया जा रहा, तमंचा यानी कि जो देसी पिस्टल होती है,
देसी पिस्टल लेकर के पहले बट से मारता है, फिर उसको गोली मारता है और गोली मार के वहाँ से चला आता है अपने घर, जो कि मिठाई वाला से 2 किलोमीटर दूर ये जगह हुसड़िया चौराहे पर है। ये बहुत शोरगुल वाला एक चौराहा है। यहाँ आता है, पसीने से लथपथ था, हालांकि आज गर्मी का दिन है तो वो कुछ अनयूजुअल दुकान वाले को भी नहीं लगा, जो कि मानस का किराएदार है, और न ही आसपास के लोगों को लगा। उसके बाद वो अपने घर में दाखिल होता है, बिल्कुल सामने जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। दाखिल होने के बाद घर के अंदर टीवी चलती है, टीवी में हनुमान चालीसा बजाया जाता है, वॉल्यूम तेज़ की जाती है और फिर बहन को मारता है और फिर वो अपने आप को मारता है। हालांकि दुकान में बैठे शख्स को या आसपास के लोगों को कुछ इसलिए पता नहीं चला क्योंकि अंदर गाना भी बज रहा था और सड़कों पर यहाँ इस तरह से लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हॉर्न बजते रहते हैं, तो वहाँ बहुत लोगों को आइडिया नहीं लगा। लेकिन अचानक जब किसी पड़ोसी ने देखा कि स्टेटस पर मानस ने लिखा है कि उसने आत्महत्या कर ली है, तो वो आता है, दरवाजा तोड़ता और पुलिस को सूचना देता है और अब फिलहाल जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रवि, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त शाम 4 बजे की ऐसी खबरों को आपके सामने रखते हैं जो सुर्खियों में है। नजर डालिए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जिम्बाब्वे गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। सोने की खदान ढहने से 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सोने की खदान में आप हजारों लोग यहां पर देख रहे हैं उस वक्त उपस्थित, लेकिन ये खदान यहां पर जो हादसा होता है, 100 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जाने की जानकारी मिल रही है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। ये इस वक्त की जो खबर है, ये देखिए जरा। सेंट्रल अफ्रीका, वहां रिपब्लिकन के जाम्बोये गांव में यह हादसा हुआ है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन के जाम्बोये गांव है ये, और वहां पर यह हादसा, सोने की खदान ये ढह गई और 100 से ज्यादा लोग मर गए, कई लोग लापता। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाके, स्कूल्स और अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर देखिए। अब तीसरी तस्वीर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, और बटकूट इलाका है, वहां पर कई घरों में पानी घुस चुका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रात की बात यह है। और अब चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर से ही, जहां डोडा में फ्लैश फ्लड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नाले में स्कूली बच्चे फंस गए। स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया किसी तरह। देखिए इस तरीके के हालात बने हैं इस टाइम पंचायत टांडा में। बारिश थोड़ी बहुत आई है, इतना पानी है, लेकिन अगर फ्लड ऊपर से क्लाउड बर्स्ट। आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों के बाद अब अगली खबर। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर लिया है। सर्जियो गोर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। तो ये इंटरनेशनल न्यूज, जहां भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान इस वक्त बेचैन है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को बुलाया है, तलब किया है। सर्जियो गोर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, जो भारत का स्टैंड है। घाटी में गूंजती शांति और बदलते हालात ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और जब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया, तो पाकिस्तानी सरकार बौखला गई। बदहवासी में पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब किया और अपना वही पुराना घिसा पिटा प्रोटेस्ट नोट थमा दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम अमेरिका के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ये टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत है। अमेरिकी राजदूत का बयान गैर जिम्मेदाराना है। ये अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख को नकारता है। जम्मू कश्मीर पर अमेरिका के इस रुख से साफ तौर पर पाकिस्तान को सदमा लगा है। लेकिन सच यही है कि दुनिया अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खारिज कर चुकी है। वहीं कश्मीर मुद्दे पर दुनिया को गुमराह करने वाले पाकिस्तान के गाल पर जबरदस्त कूटनीतिक तमाचा पड़ा है। आपको बता देते हैं, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ऐसा क्या कहा है जिससे पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ चुकी है।
अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर जब श्रीनगर पहुंचे तो कश्मीर घाटी की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कश्मीर के सारे रंगों को करीब से महसूस किया। इस यात्रा के दौरान ऐसा कूटनीतिक संदेश गूंजा जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here. सर्जियो गौर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें आर्थिक भागीदारी, निवेश के नए रास्ते और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। घाटी की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के साथ ही अमेरिकी राजदूत ने बड़े फैसले के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैवल वार्निंग जारी की थी, उसके स्तर को कम किया जाना चाहिए। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास बुलडोजर चला है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा का बाहरी जो घेरा होता है उसको हटा लिया है। साथ ही अवैध ढांचों को भी हटाया गया है। ये ढांचे पाकिस्तानी दूतावास के वीजा विभाग के पास निर्धारित सीमा से बाहर बने हुए थे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने देख पा रहे हैं। देखिए जरा, जो भी अवैध था उसको हटा दिया गया है। पाकिस्तान की हरकत का करारा जवाब। पाकिस्तानी उच्चायोग में बुलडोजर एक्शन। जो पाकिस्तान अपनी हदों में रहना नहीं जानता, आज भारतीय एजेंसियों ने उसकी हदें तय कर दी। भारी भरकम बुलडोजर जब पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर पहुंचे तो अंदर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते अवैध सुरक्षा घेरे, टीन शेड, बैरिकेड्स को चंद मिनटों में उखाड़ फेंका गया। ये कार्रवाई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में अवैध निर्माण को लेकर हुई। अवैध निर्माण वीजा विभाग के पास निर्धारित सीमा के बाहर बनाया गया था। सड़क पर बिखरा मलबा, टूटे हुए गेट और उधड़ा हुआ प्लास्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि नियमों से खिलवाड़ भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कार्रवाई पाकिस्तान की उस हरकत के जवाब में की गई जब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगी सुरक्षा बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। ब्रेक के बाद चार के अलाम में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, मेघालय की राजधानी शिलोंग में कल की हिंसा और आगजनी के बाद से तनाव का माहौल है। कल शिलोंग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन की रैली के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। मोटरसाइकिल सवार प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराते हुए हंगामा किया और इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, आगजनी भी हुई थी। हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल भी हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहां पर यह तनाव। कल के सीयू से जुड़े छात्रों का यह बवाल हुआ, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, माहौल तनाव है वहां पर। ये जलती हुई गाड़ी शिलोंग के हालात बयां करने के लिए काफी है। रैली के बाद हालात बिगड़े, रात के वक्त आगजनी को अंजाम दिया गया। इससे पहले सड़क पर गदर मचा था। छात्रों की भीड़ हिंसा पर आमादा थी। सुरक्षा बलों ने भी सख्ती की। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस बस पर पत्थर बरसाए गए। डरे सहमे मुसाफिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर जुलूस में शामिल लोगों ने एक शख्स को जमकर पीटा। सुरक्षा बलों के सामने तोड़फोड़ हो रही थी। प्रदर्शन में शामिल इस युवक ने भी दबंगई दिखाई। एक हाथ में स्कूटी थी और दूसरे से कार के शीशे तोड़ रहा था। तो मेघालय में हुई हिंसा के मामले में केसीयू यानी कि खासी छात्र संघ के कुछ नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत की अपील की है। खासी छात्र संघ की इस रैली में सैकड़ों युवक बाइक पर सवार होकर निकले। इनके हाथों में काले झंडे थे। ये जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे।
So we are ready to listen and to deliberate, to have a dialogue, and I think that is the way forward. So I'll request that to urge the Khasi Student Union to come and have a dialogue with the government. सरकार खासी छात्रों को वार्ता की टेबल पर बुला रही है, लेकिन हिंसा के मामले में कार्रवाई भी हुई है। खासी छात्र संघ के 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आधी रात को पुलिस और केएसयू सदस्यों के बीच झड़प हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन में 31 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और छात्रों के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। एनडीटीवी की टीम मेघालय के हालात पर नजर बनाई हुई है। असम मेघालय बॉर्डर से हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ। असम मेघालय का जो सीमा है वहाँ पे अब एक वाहनों की आवाजाही के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया गया है और मेघालय की किसी भी गाड़ी को असम के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ पे असम के कैब ड्राइवर एसोसिएशन है और इनके जो लोकल लोग हैं, हम इस वक्त हैं असम मेघालय बॉर्डर के जोराबाट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं और पुलिस भी खड़ी है। इस तरफ असम की पुलिस है, दूसरी तरफ मेघालय की पुलिस है। यहाँ पे एक काउंटर ब्लॉकेड आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेघालय की जो गाड़ी जब आ रही है यहाँ पे उन गाड़ियों को घुमा दिया जा रहा है। ये ऑयल टैंकर जो मेघालय का है उसको घुमा दिया जा रहा है। ये जो टूरिस्ट कैब आई है मेघालय की उसको भी घुमा दिया जा रहा है मेघालय की नंबर प्लेट की गाड़ी की। और इसी तरह अब असम के जो गाड़ी हैं वो भी मेघालय में घुस नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से ब्लॉकेट हो गया है बॉर्डर में, जबकि दूसरी तरफ तनाव ज़रूर है शिलोंग में भी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। चलिए आपको बता देते हैं मेघालय की राजधानी में इतना उबाल और बवाल क्यों देखने को मिल रहा है। समझिए, देखिए, खासी स्टूडेंट्स यूनियन जो मेघालय के खासी हिल्स क्षेत्र का एक प्रभावशाली छात्र संगठन है, अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। केएसयू की मांगों में भर्ती प्रक्रिया है, स्थानीय निवासियों की सुरक्षा है, प्रवासन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इन्हीं मांगों के समर्थन में केएसयू ने इस रैली का आह्वान किया था, जिसमें जमकर उत्पात, हिंसा हुई है, बवाल हुआ है। छात्र संगठन ने सरकार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। आगे बढ़ते हैं और अब अपराध की दुनिया से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आपके सामने रख देते हैं। कौन कौन सी ये खबरें, अपराध से जुड़ी खबरें और कहां से, आइए डालते नजर। कोलकाता होटल अग्निकांड में एक्शन हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है। वहीं पंजाब के पटियाला में महिला की गोली मारकर हत्या, ऑटो ड्राइवर को भी गोली लगी। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गाड़ी के टायर से 151 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 75 लाख से ज्यादा कीमत बताई जा रही है। अगली खबर, बड़ी खबर, वंदे मातरम विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का कांग्रेस का फैसला देश विरोधी है। अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री ने, कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश के विभाजन की नींव डाली। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति देश के विभाजन की वजह बनी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस का पर्दाफाश करेगी और यह मुद्दा जनता के बीच ले जाएंगे। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। ये टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के कल के उस फैसले के बाद की, जिसमें 1937 के कांग्रेस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला किया गया। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। गृह मंत्री ने दावा किया कि देश के विभाजन की बुनियाद रखने वाली उस ऐतिहासिक गलती को मोदी सरकार ने सुधारा है।
लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आजादी के लिए मर मिटे लाखों शहीदों का अपमान कर रही है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले की निंदा करती है और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। राज्य विधानसभाओं में भी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम हमारे लिए दिल से जुड़ा एक भावनात्मक मुद्दा है। जिस वंदे मातरम को देश के स्वतंत्रता सेनानी 90 साल से गाते आए, कांग्रेस वंदे मातरम के उन्हीं 2 छंदों को गाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय की इन तस्वीरों के आधार पर बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराने के बाद वंदे मातरम को पूरा गाने का विरोध कर उसका अपमान किया था। इसके बाद 17 अगस्त को गोवा में खरगे के कार्यक्रम में वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने पर बीजेपी ने फिर ऐतराज जताया। 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पास प्रस्ताव से ये मुद्दा और तूल पकड़ गया। कांग्रेस ने फैसला किया कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला किया गया था और कांग्रेस उसी पर अमल करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम उसके लिए भावनात्मक मुद्दा है। वंदे मातरम and the national anthem is an emotional thing for us. We are emotionally touched with that. Because that is, both the songs are emotionally touched with Indian freedom struggle. BJP can say anything, but because they didn't have any role in freedom struggle. राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर ये विवाद संसद द्वारा पास उस कानून के बाद उभरा है जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समकक्ष मानते हुए उसे पूरा गाने का फैसला किया गया और उसमें बाधा डालने को अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले वंदे मातरम से कुछ जुड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएं। देखिए, वंदे मातरम यानी मां के प्रति समर्पण 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत निष्ठ बंगाली में इसे लिखा। 6 साल बाद उनके उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया। आनंद मठ 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की कहानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कहानी थी। 1905 से 1908 के बीच स्वदेशी आंदोलन में इसे गाया गया। फिर यह देश की आजादी की लड़ाई से पूरी तरह से जुड़ गया। वंदे मातरम के पहले 2 छंदों में भारत की खूबसूरती का जिक्र है, उसकी हरियाली, पानी, समृद्धि जैसे पहलुओं का जिक्र है। वहीं वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसके बीच आरोप प्रत्यारोपों पर डालते हैं एक नजर। देखिए, बात कर लेते हैं वंदे मातरम को लेकर। पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। वंदे मातरम प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय गौरव का, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का। वंदे मातरम का अपमान हमारे देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है और अब ये अपराध है। इसलिए कांग्रेस ने अगर पूरा वंदे मातरम नहीं गाया तो यह भयानक अपराध किया है और जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। 80 साल से 2 अंतरे गा रहे हैं, हमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज नया तो हम कुछ कह नहीं रहे, हम तो जो 80 साल से कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। ये शुरू से भारत विरोधी है। वंदे मातरम बहाना है, भारत का विरोध करना इनका नीति है और ये भेड़िए का खाल निकल गया। एक भेड़िया थी जो शेर का खाल ओढ़ के लोगों को डराती थी। अब बात वंदे मातरम को लेकर 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या कुछ हुआ उसको लेकर।
अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा। नेहरू ने आशंका जताई कि पूरा वंदे मातरम मुस्लिमों को उकसा सकता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में आनंद मठ है जो सन्यासियों के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। हालांकि नेहरू ने कहा कि यह बात सांप्रदायिक ताकतों से जबरन उड़ाई गई है। नेहरू जी और बोस जी ने इस विवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार जानने का फैसला लिया। अब टैगोर ने वंदे मातरम के पहले 2 छंदों और बाकी के बीच का अंतर बताया। कहा कि पूरा गीत मुस्लिमों की संवेदनाओं को छेड़ सकता है, लेकिन पहले 2 छंदों का अर्थ और महत्व बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। उनसे किसी समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होंगी। कांग्रेस कार्य समिति ने अक्टूबर 1937 में प्रस्ताव पास किया। वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला लिया गया तब। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। आज की हमारी यह मीटिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हो रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बीच हाल ही में हुए एनुअल समिट की लैंडमार्क मीटिंग की अगली कड़ी है। एक्सेलेंसी, इस समिट के आउटकम्स हमारे दोनों देशों के बीच डीप स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन आउटकम्स में हमारा पहला डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन और फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए रिन्यूड कमिटमेंट भी शामिल है। एक्सेलेंसी, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप महज सिंबॉलिक इंटरेक्शन से आगे बढ़कर ठोस ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का रूप ले चुकी है। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस रिलेशंस, म्यूचुअल सिक्योरिटी और डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के प्रति हमारी शेयर्ड कमिटमेंट का भी यह प्रमाण है। आज की हमारी मीटिंग हमें रक्षा सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम को रिव्यू करने और फ्यूचर के लिए एक कंक्रीट रोडमैप तैयार करने का उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, और यह इस साल नवंबर में होने वाले 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग के लिए भी एक क्रिटिकल स्टेपिंग स्टोन है।